To all of you. Here's the last DPP. Any doubt, concern on this? If at all, you can ask. आपने सॉल्व किया होगा ये फोर्स के कैलकुलेशन पे बेस्ड थी मेनली IL क्रॉस B और समथिंग लाइक दैट. तो इस पर कोई किसी को कंसर्न है? इफ एट ऑल यू कैन आस्क. और अगर आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं दैट्स परफेक्ट. एनी डाउट? स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन 1 to last 18. DPP 6 में एक डाउट था. ओके अभी आप DPP 7 का बता दो. अगर इस पे कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम 6 को भी ओपन कर सकते हैं. In case anybody has any doubt on that. डाउट ना आने की दो वजह हो सकती हैं. पहली कि आपने ट्राई ना किया हो. दूसरी कि आपने सारा कुछ कर लिया हो. सेकंड लीस्ट लाइकली लग रहा है. ये कुछ डाउट्स हैं, इनको मैं एक बार के लिए बोलता क्विकली आइडिया देने की कोशिश करता हूँ. अगर आप जब आप ट्राई करोगे तो आपको ये डाउट्स आएंगे फिर से, तो सोल्यूशन आपको ढूंढना पड़ेगा. तो ये राइट वे है टू गेट द सोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 2 से इसकी आपको एक फिगर दिया गया है जिसमें करंट I1 दिखाया गया है. दिस इज करंट I1 और स्ट्रेट लॉन्ग वायर है. CD करंट है, ये I2 करंट है. कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको इस तरह से चूज करना है. द लाइन जॉइनिंग द एंड्स ऑफ द वायर इज परपेंडिकुलर टू द वायर AB. सो ये जो लाइन है CD वाली वो परपेंडिकुलर है. द रिजल्टेंट फोर्स ऑन CD इज, अपने को CD पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स बताना है. 1915 भी है. 1915. ओके सो इस पे आपको कैलकुलेट नहीं करना है, बल्कि अपने को क्या करना है, डायरेक्शन पता करनी है कि किस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है. तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, अगर इफेक्टिव एल लेना चाहते हैं तो आप ये इफेक्टिव एल ले सकते थे. लेकिन क्या है, इफेक्टिव एल तो हम तभी लेते हैं ना जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो. तो फोर्स के लिए अपने को लिखना होता है फोर्स इज इक्वल टू I2 जो कि सेम करंट रहने वाला है. DL किसी एक एलिमेंट पर लेंगे आप और क्रॉस B करेंगे. B के साथ क्रॉस कर रहे होंगे, और जब आप B के साथ क्रॉस कर रहे होंगे किसी भी पॉइंट पर तो B की वैल्यू आएगी म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस बाई R. और इंटीग्रेशन कंप्लीट पे करना तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है. अब आप DL का एडिशन नहीं कर रहे हो बल्कि DL बाई R का एडिशन कर रहे हो. तो अपने को ईच एलिमेंट पे जाना चाहिए, इस पर भी जाना चाहिए, इस पर भी जाना चाहिए, फिर सिंप्लीफाई करना चाहिए. डायरेक्ट वे तो नहीं दिख रहा है. फिर आप क्या कर सकते हो, अगर फर्स्ट वाले एलिमेंट पे जाओगे तो फिर आप DL को किसी एंगल पे लोगे. क्रॉस प्रोडक्ट होता है. DL इधर अभी 90 डिग्री पर आएगा, तो DL क्रॉस B जब करोगे B इज गोइंग टू बी इनटू द प्लेन. सो ये फोर्स इधर जाएगा. सेकेंड वाले पे जब आप DL क्रॉस B करोगे तो फोर्स इधर आएगा. सो यू कैन कॉल इट एज F1, यू कैन कॉल इट एज F2. F1 और F2 का रिजल्टेंट आपको चाहिए. तो क्या ये जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता है. क्या ये टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा? नहीं जा सकता है, क्योंकि इसका y कंपोनेंट रहना जरूरी है. ये तो गारंटेड हो जाएगा. क्या टूवर्ड्स पॉजिटिव y डायरेक्शन में होगा? अब आप बोलोगे कि ये टूवर्ड पॉजिटिव x डायरेक्शन में भी नहीं, पॉजिटिव y डायरेक्शन में भी नहीं जाएगा. क्यों? अगर सी ये लेंथ बराबर है और ये लेंथ बराबर है, राइट एंगल बोला है क्या इसने? CD के बारे में, लेंथ के बारे में नहीं बोला इसने. एज्यूमिंग कि वो लेंथ अगर बराबर रहे होंगे, या फिर अगर ये लेंथ बराबर रहे होंगे, तो आप देखोगे जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, R की वैल्यू कम रही होगी, और इधर पर कम मैग्नेटिक फील्ड होगी. सो इट सीम्स लाइक कि जो F1 है ये डोमिनेट करेगा.
सो मैग्नीट्यूड ऑफ F1 ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ F2 से। सो अगर ज्यादा होगा तो ये दूसरे एक दूसरे को नलीफाई नहीं कर पाएंगे हॉरिजॉन्टल में भी, और वर्टिकल में एड अप करेंगे। तो हम लोग कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि इट शुड बी समवेयर इन द एक्स वाई टुगेदर, नॉट ओनली इन द वाई डायरेक्शन। वाई में हम कब कब बोलते हैं, जब एक्स कंपोनेंट इसका नलीफाई कर गया होता। समझ में आया? तो ये आपका टू का एक्सप्लेनेशन होगा। विदाउट सॉल्विंग यू फाइंड द वैल्यू, यू ड्रॉ द डायरेक्शंस and then check about the values, then you can comment. Question number 1 में बोलता है कि फोर्स ऑन द सेमी सर्कुलर वायर बताना है। मैग्नेटिक फील्ड आपको कांस्टेंट दी गई है, तो जब कभी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है तो फोर्स का वैल्यू होता है आई एल क्रॉस बी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको लगाते हैं। एल का मतलब होता है ज्वाइनिंग दिस वेक्टर टू दिस वेक्टर, सो दिस इज योर एल वेक्टर। इसकी जो लेंथ रहेगी रेडियस 1 है, तो ये लेंथ हो जाएगा एल वेक्टर का 1 एंड 1 2, बेसिकली 2 हो जाएगा। डायमीटर चाहिए अपने को। और डायरेक्शन क्या होगी, ये 45 डिग्री पर है, तो आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाई √2, ये इसकी डायरेक्शन होगी। अब आप आई की वैल्यू रख दो। आई कितना दिया गया 1 एम्पियर। एल को वैल्यू रखो। एल की वैल्यू आपको रखनी होगी √2 टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप। क्रॉस कर लो किसके साथ में, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप के साथ में। Do we know the cross product? Of course, yes. Do we know the I? Yeah, we have placed the I value. इसको जैसे आप सिंपलीफाई करोगे तो अपने को कुछ आई कैप जे कैप में आंसर मिल जाएगा। ये आई कैप जे कैप में ही मांग रहा है, काम हो जाएगा। 1 के लिए मैंने हिंट दिए, बाकी कौन सा आंसर मिल रहा है अगली लाइन आपको आंसर बता देगा। तो क्या करना होता है, आई एल क्रॉस बी। एल निकालने के लिए इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट से काम नहीं चल रहा था। क्यों नहीं चल रहा था? क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी। तो जैसे उसने इसको, अगर आप ऐसा भी बोल सकते थे कि अगर हम इसको बराबर लेते हैं तो इसकी वजह से फोर्स इधर आना चाहिए, लेकिन ये तभी आएगा जब यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो इसको बेंड करा देगा और F1 की डायरेक्शन में बेंड करा देगा। तो दोनों कंपोनेंट आएंगे, एक्स कंपोनेंट एज वेल एज वाई कंपोनेंट। तो हम अदरवाइज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 12 13 9 के बारे में आपने पूछे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। 9th में आपको मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल दे रखा है उसने, और स्क्वायर लूप लिया है। करंट आई पासेस एज इज पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस, तो आप लूप बना लोगे एक्स वाई एक्सिस के। स्क्वायर है तो स्क्वायर बनाने का, और एक्स वाई एक्सिस कैसा रखने का, ये लेट से कि एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। कंसीडरिंग दिस इज ओरिजिन, और पैरेलल टू एक्स वाई कर सकते हो, अलग से एक्स वाई बना सकते हो, चलता है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द लूप। मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द रीजन बाय दिस। लूप के बारे में उसने नहीं बताया लूप कहाँ पे रखा है, उसने सिंपली बोला पैरेलल रखा है। तो पैरेलल अगर हम कहीं भी रखें, यहाँ पे रखे, चलता है, बिल्कुल चलता है। लोकेशन नहीं बताएगा तो आप कहीं भी ले सकते हो। अच्छा, यहाँ पर आप देखोगे कि इस वाले इस पे करंट जा रहा है, करंट आई ऐसा जा रहा होगा। तो ये वही क्वेश्चन हो गया जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा था कि इसके हर एक ब्रांच पे अपने को फोर्स निकालना होगा। इस वाले केस इस पे जो फील्ड है, बाय द वे फील्ड इनटू द प्लेन है या आउटवर्ड द प्लेन है। सो फील्ड आपकी फिक्स डायरेक्शन में है, डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, मैग्नीट्यूड बदल रहा है। तो ये जो फर्स्ट वाले वायर में मैग्नीट्यूड आएगा वो बी नॉट का मैग्नीट्यूड लिखना है। इस वाले वायर पे जो मैग्नीट्यूड आएगा वो बदलता हुआ आएगा, दैट मीन्स इट विल बी बी नॉट 1 प्लस एक्स बाई एल। इस वाले पर जाओगे तो एक्स की वैल्यू एल रही होगी, जब एक्स को एल रख दोगे तो 2 बी नॉट हो जाएगा, और यहाँ पर भी चेंज होता हुआ नजर आएगा। सिंस अपने को फोर्स बताना है तो हम लोग कुछ कॉमन सेंस क्विक कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप देखोगे कि जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे वेरी कर रही है, सिमिलरली यहाँ पे वेरी कर रही है, तो इन दोनों के फोर्स एक दूसरे को कंज्यूम कर जाएंगे। एल क्रॉस बी करोगे तो इस पे फोर्स इधर आएगा, बी बार की तरफ है, और इस पर फोर्स इधर आएगा, सो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। नेट मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, तो ये जो टफ वाला पोर्शन था वो सिंप्लीफाइड हो गया। अब इस पर जो फोर्स का डायरेक्शन आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, और इस पर फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगा। इसको अगर आप F1 मानते हो, इसको F2 मानते हो, तो F1 और F2 का डिफरेंस चाहिए अपने को, निकाल सकता हूँ।
सो कैन वी से कि जो नेट फोर्स आना चाहिए वो F2 माइनस F1 आना चाहिए। F2 कितना जाएगा, IL इंटू 2B0 माइनस IL इंटू B0, ये F1 हो गया, तो अपना आंसर आ गया IL B0। दिस शुड बी द फोर्स एक्टिंग। किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा वो भी बता सकते हैं, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में अगर ऐसा पिक्चर है। तो आपसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स, वो बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आपने जो नेक्स्ट पूछा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। आंसर्स चेक करते रहिए, कोई करेक्शन है तो अपने को बोलना होगा, हम बताते हैं उसको फिर। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 12 से हाउ फार विल दी strips how far away from the strips will the wire reach। तो ये स्ट्रिप्स है, मैं आपको बताता क्या करना है, केवल मैं आइडिया देता। देखो क्या होगा, जब आपने ये स्विच ऑन किया होगा तो इस पे करंट चल रहा होगा, कहाँ पे लिखा है, कहीं ना कहीं लिखा होगा करंट मेंटेन रहता है, इट शुड बी गिवन। ये कांस्टेंट करंट आई स्टेबलिश होता है t=0 के बाद, तो इस पे करंट स्टेबलिश हो जाएगा, तो ऐसा करंट जाएगा, ये आई करंट जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ है, तो डीएल करंट की डायरेक्शन लोगे तो डीएल क्रॉस बी का एक फोर्स लगेगा इधर, मैग्नेटिक फोर्स आई एल क्रॉस बी, एल का मतलब होगा बी, तो आई बी बी का फोर्स लगेगा, रेस्ट पर था। अच्छा, साथ ही साथ इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। आप एक लगाओ दो लगाओ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड आपको एक ही लिखना पड़ेगा, टोटल नॉर्मल रिएक्शन आता है। तो हम लोग लिखेंगे आई पी बी, दैट इज फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इनटू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इज गोइंग टू बी मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू ग्रेविटी, और ये हो गया नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो दैट्स वन इक्वेशन, न्यूटन्स इक्वेशन, टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इजंट इट। नाउ यहाँ से आप ए निकालो, सारा कुछ आपको गिवन है, फाइंड ए। फिर ए के बाद आपको एल डिस्टेंस पर कितना वेलोसिटी आ रहा है ये पता करने का, एल डिस्टेंस पर कितना वेलोसिटी आ रहा है। सो एल डिस्टेंस पर कितना वेलोसिटी आएगा वो पता कर लेंगे, या फिर इससे पहले ये पता कर लो कब वेलोसिटी जीरो होती है, एज सिंपल एज एनीथिंग। हाउ फार लिखा हुआ है, तो वेलोसिटी फाइनल जीरो रखो, इनिशियल वेलोसिटी उसका मतलब है कि ये वायर के बारे में, हाउ फार फ्रॉम द स्ट्रिप्स विल द वायर रीच। सो अपने को ये पता करना कि यहाँ पर कितनी वेलोसिटी, तो वहाँ पे वेलोसिटी पकड़ने के लिए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू एल लगा दो, यहाँ की वेलोसिटी अपने को पता चल जाएगी। किसी ने किया है, कैसे आंसर आता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन आया, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद फिर वायर आगे कैसे जाएगा। अच्छा ओके, गुड 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 गुड, क्योंकि ये वायर कनेक्टेड नहीं, ओके स्लाइडर है, ठीक है। तो जब एक बार वायर अपना यहाँ पर आ जाएगा तो अपने को पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है, और जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया गया वो फ्लोर के बीच में दिया गया, ठीक है। तो पहले तो आप यहाँ से एक वेलोसिटी निकालोगे यहाँ वाली, जब आपका बार आप यहाँ पर आएगा तो उसके पास v वेलोसिटी होगी। अब ये जो एक्सेलरेटिंग फोर्स था ये गायब हो गया, फ्रिक्शन अभी भी लगेगा, फ्रिक्शन की वजह से रिटार्डेशन निकालना है और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो कर देनी है, तो ये डिस्टेंस अपने को पता करना है कितना गया। सो यहाँ पर आप काइनेमेटिक्स लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। सो व्हाट डू यू डू, फर्स्ट फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट इज एक्सेलरेटिंग अप टू दिस पॉइंट, then friction will be acting because friction फ्लोर के बीच में लग रहा है और स्लाइडर के बीच में, तो इसको स्टॉप करा दोगे। सो 12th आपका यहाँ से आ जाएगा, आइडिया मैंने दिया, आपको 2 लाइन लिखनी पड़ेगी, आप आंसर के बहुत क्लोज चले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 13 का बी, सो 13th के बारे में बात कर लेते हैं। बी सेज की फाइंड द फोर्स ऑफ कंप्रेशन इन द वायर। सो पहले तो अपने को ये पता करना होगा, अपने को कंप्रेसिव फोर्स चाहिए, राइट, यानी टेंशन उसके अंदर कितना चल रहा है वो पता करना है, इधर कितना फोर्स लग रहा है। तो ये जो आपने देखा होगा कि एल क्रॉस बी कर रहे होगे तो इस कंप्रेसिव चाहिए, अंदर की तरफ लग रहा होगा। फर्स्ट पार्ट आपने अगर कर लिया होगा तो सेकंड पार्ट के लिए आपको क्या करना होता है, आपके पास डायरेक्टली भी आइडियाज हैं, और अगर आप डायरेक्टली नहीं भी यूज करते हो तो आपके पास इनडायरेक्ट तरीके हैं। इनडायरेक्ट तरीका क्या है, यस, हाँ डी थीटा एलिमेंट लेकर के कर सकते हो, डी थीटा एलिमेंट लेकर। इस तरह हम लोगों ने इक्वेशन किए होंगे कि अगर ये इस तरह से वायर आप थीटा कर लोगे तो यहाँ पर टेंशन फोर्स लग रहा होगा,
ये टेंशन कंप्रेसिव होगा, तो इधर लग रहा होगा, कंप्रेसिव फोर्स होगा, एफ को एफ दे दो या टेंशन दे दो एफ। मोर ओवर इस पर ये जो लगने वाले फोर्सेस है उनका रिजल्टेंट आपको इधर मिलेगा, और ये डीएल डी थीटा एलिमेंट का पार्ट आप कंसिडर कर लो, तो ये जो फोर्स आ जाएगा वो आपको पता चल जाएगा। एफ की जो वैल्यू आ जाएगी दैट्स गोइंग टू बी आई डीएल, दैट इज गोइंग टू बी आर डी थीटा, आर डी थीटा, सो आई एल इंटू बी, बी यूनिफॉर्म रहा होगा। अब इन टेंशन के दो कंपोनेंट्स कर लो, वो पुराना स्टोरी, ऊपर वाले कंपोनेंट को इसके इक्वेट करा दो, वहां से अपने को टी की वैल्यू पता चल जाएगी, वही कंप्रेसिव फोर्स है, इजंट इट? वो अपने को आंसर दे देगा। और या फिर आप डायरेक्टली लिखना चाहो तो आई एल बी का जो फोर्स लग रहा होगा, इसको आप आंसर एक बार चेक करना, डायरेक्टली ऐसे काम करता है, आई इंटू इसका पेरीफेरी कितना जाएगा 2 पाई आर डिवाइड इंटू मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाई 2 पाई, सो इट शुड बी आई आर बी, आई एम जस्ट गेसिंग, और जनरली ये वर्क करता है। 13 का आंसर एक बार चेक कर लोगे तो पता चल जाएगा। 13 के बी का आंसर ए फॉर रेडियस है ना, वही आ रहा होगा, रेडियस की जगह एक गया। देखो क्या करते हैं ना, हम लोगों ने कई जगह इसको किया भी है, आपको याद होगा कि जब रोटेट कराते थे इस तरह से रिंग को, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। अब अपना टाइम बचाना चाहते हो ये सब करने का, तो आपको याद है जब इसको आप रोटेट कराते हो, इसका एम मास होता है, आर रेडियस होता है, ओमेगा से रोटेट कराते हो तो इस पे बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगता है, एम आर, अगर पूरा कंसीडर करो तो एम आर ओमेगा स्क्वायर लगता है ना, तो टेंशन फोर्स कितना आता है 2 पाई से डिवाइड करने से आ जाता है। वी हैव डिस्कस दिस राइट। सो अगर आप टोटल का फोर्स निकाल सको, मैग्नीट्यूड वाइज उनको ऐड अप कर दो टोटल फोर्स, और उसको 2 पाई से डिवाइड कर दो, क्योंकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो अपना काम करता है। सो हमने टोटल लेंथ कितना ले लिया 2 पाई आर, और आई इंटू एल इंटू बी किया और 2 पाई से डिवाइड कर दिया, जो भी आया वो हमारा आंसर आ गया। ये शॉर्ट ट्रिक है, मतलब मैं आपको बहुत ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता, बट रिलेट कर सकते हो और एटलीस्ट वेरिफिकेशन में काम आएगा। अदरवाइज आप ये तो कर ही सकते हो, टेक एलिमेंट, इट विल टेक अ कपल ऑफ मिनट्स, मेक द डायग्राम, बैलेंस द फोर्स, यू विल गेट द सेम आंसर बैक। 13th के बाद 14th का बी बताना है, 15th भी बताना है। So 14th के बी में बोलता है what will be the force on OC if the current in the wire B is reversed। तो OC पर अपने को फोर्स पता करना है। जब if the current in wire B is reversed, so let's see the picture। कुछ OC रहा होगा, ये OC है, और इस पर कितना फोर्स लगेगा अगर करंट आपने रिवर्स कर दी है, तो आपने इससे पहले बिना रिवर्स किए निकाला होगा ना फोर्स। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द सेगमेंट AC है, तो आपने एक्सप्रेशन निकाला होगा। और अगर हम लोग करंट को रिवर्स कर देते हैं बी की डायरेक्शन में, बी वाले की, इसकी करंट इधर कर देते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो जिस तरह से आपने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, एग्जैक्टली सेम तरीके से सेकंड पार्ट को सॉल्व करने का। फर्स्ट पार्ट हो या सेकंड पार्ट हो, दोनों के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए आपने क्या किया होगा कि करंट अंदर जा रही है, यहाँ से इधर आ रही है, तो आपने यहाँ पर एक एलिमेंट लिया होगा डीएल का, ऐसा, ये डीएल एलिमेंट है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड पता करोगे, ये इसकी फर्स्ट की वजह से इधर आया होगा मैग्नेटिक फील्ड ए की वजह से, और इसकी वजह से आप कैलकुलेट करोगे तो वो इधर आएगा, तो रिजल्टेंट इधर आया होगा। सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि पहले केस में जो रिजल्टेंट आपका आया होगा वो इधर आया होगा, एंड इस रिजल्टेंट के साथ आपने सॉल्व किया होगा, डीएल क्रॉस बी किया होगा, तो अच्छे से बन गया होगा। जब हम डायरेक्शन बदल देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ए का अभी भी इधर आएगा, और बी का डायरेक्शन बदलने से फील्ड आपकी किधर चली जाएगी, इस डायरेक्शन में चली जाएगी, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा। सो सेकेंड केस में जो अपना आंसर आने वाला है वो 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सेकेंड केस के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में आ रही है। ये ऐसा लगेगा कि यहाँ से करंट आकर के ऐसा जा रहा है, तो इधर वाले बंदे को ये है, गुड, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको इधर नजर आएगी। और कितना फोर्स लग रहा होगा, एफ की वैल्यू पैरेलल वेक्टर्स के लिए आप जानते हो क्या होता है, 0 हो जाता है, क्योंकि डीएल और बी आपस में पैरेलल हो गए, तो 0 हो जाएगा। सो डायरेक्शन बदलने से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलोंग दी एक्स एक्सिस हो जाएगी, और पहले जो डायरेक्शन थी उसके अकॉर्डिंग वो माइनस वाई डायरेक्शन में थी, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट सर्वाइव किया था। तो 14th बी का आंसर, लास्ट आंसर जो होगा वो 0 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात कर लेते हैं. इट सेज कि इवैल्यूएट क्यू. अच्छा, क्यू के बारे में बात करनी, तो इसकी कुछ कहानी है, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ. ये बोलता है यू शेप्ड वायर ऑफ मास m and length L is immersed in a 2 ends in mercury as shown in the figure. The wire in the homogeneous field of magnetic induction B, the charge that is current pulse. चार्ज को हम करंट पल्स इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक चार्ज भेजा गया, बेसिकली करंट पल्स भेजा गया थ्रू द वायर विल जंप अप. Calculate from the height h that the wire reaches the size of the charge or current pulse, assuming that the time of the current pulse is very small in comparison to the time of flight. Make appropriate assumptions, right? Okay, so करना क्या है अपने को, आपने इसको चार्ज दिया, बेसिकली आपने इसको करंट दिया. जैसे आप इसको करंट दोगे, करंट देने से इस पर फोर्स लगा होगा और ये जंप कर रहा है, इसको फोर्स अपवर्ड लगा होगा. तो ऐसा करंट गया होगा कि वो अपवर्ड लगेगा. डीएफ फोर्स लगेगा या एफ फोर्स लगेगा, डीटी टाइम के लिए लगा होगा. तो जो एफ डीटी होगा ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर हो जाएगा, इजंट इट? और अगर ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर हो गया तो मोमेंटम के चेंज को लिखेंगे फाइनल मोमेंटम m इंटू वी, वेलोसिटी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और इनिशियली कितना था, 0. अच्छा, f को क्या लिखते हैं, I लेंथ L इंटू मैग्नेटिक फील्ड B dt. दिस इज इक्वल टू mv. नाउ I dt को क्या लिख सकते हैं, I dt को चार्ज लिख सकते हैं Q. सो दैट बिकम्स Q L B डिवाइड बाई m. दिस इज इक्वल टू V. तो अपने को बेसिकली ये पता चल गया कि किस वेलोसिटी से ऊपर जाने वाला है. तो इसको पार्टिकल जैसा ट्रीट करो. एक पार्टिकल को u वेलोसिटी या v वेलोसिटी से आपने थ्रो किया, कितनी हाइट तक जाएगा. हमारे पास फॉर्मूला है ना, v स्क्वायर अपॉन 2g. डायरेक्टली लगा दीजिए v स्क्वायर अपॉन 2g. और जो अननोन है q एवेल्युएट करना है, तो इसको यहाँ पे रख दो तो अपना आंसर आ जाएगा. तो हम लोग लिख देंगे कि h इज इक्वल टू वी स्क्वायर दैट इज q स्क्वायर L स्क्वायर B स्क्वायर डिवाइड बाई m स्क्वायर, और 2g मतलब 2 इंटू जी. यहाँ से Q को इवेलुएट कर लो, अपना आंसर आ जाएगा. आपको देखो ध्यान से, H गिवन होगा, यस 3 दिया गया है. Q पता करना है, L नोन होगा, M नोन होगा, B नोन होगा, सारा कुछ नोन है. यू कैन फाइंड इट आउट. तो इस क्वेश्चन में आपको जो समझने वाला पॉइंट था वो ये था कि अगर हम थोड़ा सा चार्ज देते हैं, चार्ज करंट पल्स देते हैं, तो भी हम लिख सकते हैं, उसको मोमेंटम से लिंक कर सकते हैं. तो ये क्यू एल बी जो है वो मोमेंटम चेंज के बराबर होता है. तो काइंड ऑफ एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, उसको भी ट्रीट कर सकते हैं. तो कई बार वो करंट ना देकर के चार्ज बोलेगा, इतना चार्ज सप्लाई किया सडनली, तो हम क्यू डी टी आई डी टी को करंट लेकर के सॉल्व कर सकते हैं. आई और डी टी को चार्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं बेसिकली. तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15. ओके, काफी टाइम हो गया, लेकिन क्विकली मैं आगे अगला भी बता देता हूँ आपको डाउट. 16 17 as well, so let me brief them. 16th में क्या होने वाला, फाइंड द फोर्स exerted by the hinge on the rod just after release. ओके, कैसे रिलीज करते हैं तो एक बार पढ़ लेते हैं. एक रॉड है, मास है, इस तरह से हैंग किया गया है, रेस्ट में है, वर्टिकल प्लेन पर. करंट आई आप फ्लो कराते हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करा रहे हो to the rod and in horizontal direction में. Find the force exerted by the hinge on the rod just after releases by the hinge on the rod just after releases. रिलीज करने का क्या मतलब हुआ, चलेगा, नॉट एन इश्यू. आपको इसी के बारे में मतलब इसको ऐसा कर रखा होगा और रिलीज कर दिया तो कितना हिंज में रिएक्शन लगेगा वो अपने को बताना है. तो इसका where's the problem? It seems like कि IL क्रॉस भी एक और आ जाएगा, ये L दिया गया है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो आई एल क्रॉस बी. एल डी एल की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, डी एल क्रॉस बी करोगे तो एक फोर्स इधर लगेगा. सो बेसिकली अपार्ट फ्रॉम एम जी यू विल गेट ए वन फोर्स एक्टिंग ओवर हियर. दिस इज गोइंग टू बी आई एल बी. another force is going to act here which is going to be mg. So how much the normal reaction or hinge reaction is going to be? There has to be some nx which is equal to ilb, some ny which is equal to this ILB के बराबर होना चाहिए.
और व्हाट एल्स वी कैन से, इसके सेंटर ऑफ मास के पास जो भी एक्सेलरेशन आएगा इस डायरेक्शन में आएगा। ये रेस्ट पे नहीं है, इक्विलिब्रियम पर नहीं है माइंडेड, तो ये रोटेट करेगा। तो अपने को क्या करना होगा, यहाँ पर एक एसीएम पकड़ना होगा, इक्वेशन लिखनी होगी। कैसे? आई एल बी माइनस एन एक्स इज इक्वल टू एम इंटू एसीएम। फिर क्या लिखना होगा, फिर एन वाई की वैल्यू अपने को पता चल जाएगी, एम जी के इक्वेट आ जाएगी। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर अपने को पता चलना पड़ेगा यहाँ से ये रोटेट करता है अल्फा से, तो टॉक लगाएंगे। टॉक कौन देने वाला है, आई एल बी। शायद आपने ये कैलकुलेशन नहीं किए होंगे। सो आई एल बी इंटू द लेंथ एल बाई 2 हो जाएगा। दिस शुड बी आई इंटू अल्फा। आई अपने को पता चल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज गोइंग टू बी एम एल स्क्वायर बाई 3। यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉपी कर लीजिए, इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, अपने को पता चल जाएगा। अल्फा निकलेगा। फिर एसीएम को क्या लिखेंगे, एसीएम इज गोइंग टू बी एल बाई 2 इंटू अल्फा, क्योंकि प्योरली रोटेशन केस है, एसीएम मिड पॉइंट का एक्सेलरेशन यहाँ से निकाल सकते हैं। सो पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा ओवर हियर, एसीएम वैल्यू ओवर हियर। एज सून एज यू डू दिस यू विल फाइंड एनएक्स। एक बार अपने को एनएक्स मिल गया, एनवाई ऑलरेडी मिल गया है, तो टोटल हिंज रिएक्शन कितनी आएगी, हिंज रिएक्शन इज गोइंग टू बी अंडर रूट एनएक्स स्क्वायर प्लस एनवाई स्क्वायर। दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट। सारा कुछ करना है। सो अपने को पहले एक ILB लगाना होगा। यूनिफॉर्म है तो ILB सेंटर पॉइंट पे लगेगा, और उसका टॉर्क कितना आएगा, ILB इंटू एल बाई 2 आ जाएगा। mg का टॉर्क नहीं आएगा, सो रोटेट करेगा, रोटेशनल डायनेमिक्स से लिंक किया गया है। एंड फाइनली यू आर आस्किंग फॉर 17th। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, और आपसे बोलता है व्हाट इज द फोर्स नीडेड to be applied parallel to the inclined plane to sustain the conductor at rest। आप इसको इक्विलिब्रियम पे रखना चाहते हो। तो आप पहले देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। आप देखोगे एक mg का फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, ग्रेविटी है। एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, इसकी लेंथ जो है इनसाइड जा रही है, करंट। जब आप L क्रॉस B करोगे, अच्छा एक नॉर्मल रिएक्शन तो लगाओगे बिल्कुल लगाओगे। सो देयर हैज टू बी अ नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग। फ्रिक्शन नहीं होगा, स्मूथ बोला है, होगा, चेक कर लेते हैं। नहीं फ्रिक्शन दिया है, फ्रिक्शन दिया है तो उसको यूज कर, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कंडक्टर और प्लेन के बीच का दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में आप पाओगे कि ये आई एल क्रॉस बी का जो फोर्स आएगा, एल क्रॉस बी वो डाउनवर्ड आएगा। एम जी के डायरेक्शन में एक और फोर्स आ रहा है जिसका नाम है आई एल बी। लेंथ आपको दिया गया होगा, यूनिफॉर्म है इसलिए आई एल बी लगा दोगे। सो ये एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है, बाकी पुरानी स्टोरीज है जो आप ऑलरेडी करते रहे हो। उसके बाद इधर एक फ्रिक्शन फोर्स ये नीचे स्लाइड करने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। अब आप पाओगे कि फ्रिक्शन अकेला सफिशिएंट नहीं हो पा रहा होगा, तो अपने को कितना फोर्स और लगाना पड़ेगा पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, तो वो देखना है। सो अपने को जो फोर्स लगाना होगा तो इन दोनों के रेट डिफरेंस के बराबर लगाना होगा। सो कैसे बोल सकते हैं, इधर कंपोनेंट कर लीजिए mg वगैरह के। तो जो फोर्स आपको चाहिए वो बेसिकली इतना आएगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आई एल बी प्लस mg का साइन थीटा वाला वर्जन माइनस फ्रिक्शन की अपनी मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की, इनका जो डिफरेंस होगा उतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, सो दैट ये जीरो बन जाए। मॉड मैंने क्यों लगाया, क्योंकि अपने को नहीं पता कि फ्रिक्शन ज्यादा होगा। वैसे इसको ज्यादा होना पड़ेगा ILB को, मॉड पॉजिटिवली खुलेगा, क्योंकि अगर फ्रिक्शन ज्यादा होता तो खुद ही सस्टेन कर लेता, फ्रिक्शन कमजोर पड़ रहा होगा, तो इसको सपोर्टिंग के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा अपने को। एफ कितना मैग्नीट्यूड का होगा यहाँ से निकाल सकते हो। थीटा आपको पता है, अल्फा लिख लो थीटा की जगह, क्योंकि उसने अल्फा वर्ड यूज किया है, लेटर यूज किया है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मैंने शॉर्ट में आंसर दिया, जल्दी में दिया, हिंट दिया, अब इसको फॉलो करेंगे समझेगा, चलेगा। DPP6 का जो आपका डाउट है वो आप अलग से पूछ लेना या फिर कल पूछ लेना, हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं क्योंकि अपने पास 1 आवर बचा हुआ है। सो अगर कोई कॉन्सेप्चुअली हो तो जरूर पूछ सकते हो अभी। हम लोग बार मैग्नेट को आगे लेके जाते हैं। बार मैग्नेट लास्ट क्लास में आपको बताया गया था, आज उसको कंप्लीट कर लेते हैं। बार मैग्नेट में कोई डाउट हो कॉन्सेप्चुअल समझने को लेकर के? क्या बताया था मैं एक बार समराइज करता हूँ, तो जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा
और कुछ पॉइंट्स और स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। बार मैग्नेट में या मैग्नेट जब हम लोग यूज करते हैं तो उसमें 2 पोल्स होते हैं और हमेशा 2 पोल्स रहते हैं, नेवर कैन बी मोनोपोल। और उनकी पोल स्ट्रेंथ को एम से लिखते हैं, इसी एम को हम लोग मैग्नेटिक चार्ज जैसा कुछ बोल सकते हैं। और एक बार अपने को मैग्नेटिक चार्ज पता चल जाता है तो फिर हम लोग आगे की बात कर लेते हैं। किसी बार मैग्नेट में अपने को जो चाहिए होता है वो मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए होता है एम। एम की वैल्यू स्मॉल एम और डी के बराबर होती है। अगर किसी बार मैग्नेट के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि हर एक का ऑब्जेक्ट का या फिर कोई भी डिवाइस या बार मैग्नेट को अगर आप डिवाइस मानते हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना, उसका स्पेसिफिकेशन होता है ना। तो बार मैग्नेट के बारे में अगर सारी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो उसका एम पता चल जाएगा, कैपिटल एम, तो सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, लाइक उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल दैट। या फिर स्मॉल एम पता हो तो डी भी पता होना चाहिए। डी के बारे में भी हम लोगों ने बात किया। फिर हम लोगों ने ये भी बात किया कि ये जो बार मैग्नेट है ना, दैट इज इक्विवेलेंट टू अ करंट कैरिंग लूप। सो दिस एंड दिस आर इक्विवेलेंट मतलब एक को दूसरे से आप कभी भी रिप्लेस कर सकते हो। इस पे जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो नॉर्थ से साउथ होती है। जैसे कि चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक में होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, सॉरी नहीं, डायपोल की डायरेक्शन जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ ली थी, उसी तरह से यहाँ पर भी मैग्नेटिक डायपोल की डायरेक्शन हम लोग लेते हैं। और अगर इसको बनाना है इसके इक्विवेलेंट, तो अपने को क्या करना होगा, इस पर भी इधर डायरेक्शन लानी पड़ेगी। अगर इधर डायरेक्शन लाना चाहते हैं तो करंट को अपने को इधर से चलाना पड़ेगा। ये दोनों पिक्चर एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाती है। ये म्यू वेक्टर है और वो एम है। म्यू और एम दोनों सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह से हम दोनों को लिंक कर लेते हैं। इस पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल पूछ लेता हूँ ताकि आपको रिलेशन समझ में आ जाए। लेट्स से अगर आपसे कुछ ऐसा बोलता है कि ऐसे क्वेश्चन काफी पॉपुलर रहते हैं कि लेट्स से अपने पास एक करंट कैरिंग लूप है ये, और ये जो कटिंग पॉइंट्स है वो अंदर की तरफ है, और इस पे करंट इस तरह से सेटल कर रखी है। एंड एट द सेम टाइम एक बार मैग्नेट आ रहा है, इसके अंदर से पास करेगा, सेंटर से सिमेट्रिकली आ रहा है। इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। रिंग को आपने फिक्स कर रखा है, और इस सिचुएशन में ये अभी एयर पर है, आपने इसका स्नैप ले लिया है। इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, लेट्स से वो एक्सेलरेशन ए है। तो आपसे पूछ सकता है कि फाइंड करेक्ट ऑप्शन। मैथमेटिकली मैं लिख देता हूँ, कई सारी लैंग्वेज बनाई जा सकती है। पहला ऑप्शन है कि ए की वैल्यू जी के बराबर होगी। दूसरा ऑप्शन है कि ए की वैल्यू जी से बड़ी होगी। थर्ड ऑप्शन है कि ए की वैल्यू जी से छोटी होगी। और फोर्थ ऑप्शन है कि एनी ऑफ देम पॉसिबल। अगर ऐसा सिचुएशन आपको दिखाया जाता है, एक फिक्स रिंग है, करंट कैरिंग लूप है, उस पर करंट आई चल रहा है, एक बार मैग्नेट ऊपर से फॉल कर रहा है, तो बताइए कि क्या चल रहा है। लाइक इसका जो ये फ्री फॉल पर था, ऊपर से गिर रहा था, तो इसका जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटी के बराबर होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, या फिर कुछ भी हो सकता है, बताना मुश्किल है। अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। ए 3 बी। कैसे हम लोग आंसर देंगे, आपके ऊपर उसका आंसर लिखा हुआ है, आई मीन आंसर देने का तरीका लिखा हुआ है। अगर आप इसके ऊपर जो लिखा हुआ है उसको अप्लाई कर लेते हो तो हम बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। अब कैसे पता करोगे, आप पहले ये देखोगे कि ये जो करंट कैरिंग लूप है, ये इस पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा। क्यों लगा रहा होगा, क्योंकि इसके मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट कर रहे होंगे। तो बार मैग्नेट पे जो फोर्स लग रहा होगा वो ग्रेविटी के अलावा, mg के अलावा कोई और भी फोर्स एक्ट कर रहा होगा। वो जो दूसरा फोर्स है उसको अपने को पता करना है। तो उसके लिए आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हो। इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आएगी,
मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ पहले। और ये प्लस एम चार्ज है, अगर ये प्लस एम चार्ज है तो इस पे फोर्स इधर लगेगा, ये माइनस एम चार्ज है तो इस पे फोर्स इधर लगेगा। और आप देखोगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड इसके पास होती है, आपने देखा था कि लूप में जो सेंटर की तरफ आते हैं तो फील्ड ज्यादा होती है। इसका मतलब ये जो फोर्स F1 है वो स्ट्रोंगर होगा एज कम्पेयर टू F2। F1 विल बी स्ट्रोंगर एज कम्पेयर टू F2। दैट मीन्स आप पाओगे कि इफेक्टिवली एक फोर्स इधर आएगा मैग्नेटिक का, ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ कौन सा लग रहा था, mg, m फॉर मास वाला, और वेट कह सकते हो उसको। इसका मतलब है वेट के अगेंस्ट एक फोर्स आ गया है तो उसका एक्सेलरेशन ग्रेविटी से कम हो गया है, ऐसा हम क्लेम कर सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन को मार्क कर देंगे। ये तो हुआ बेसिक तरीके से जाने का। डायरेक्टली जाने का हमारे पास क्या तरीका है? डायरेक्टली हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि हमारे पास एक ये बार मैग्नेट था जो कि हमको बताया गया, इसका नॉर्थ पोल है ये और ये साउथ पोल है। इस रिंग को भी हम बार मैग्नेट से रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा रिप्लेस करना है कि वो उसकी एक्सिस की डायरेक्शन में रहे। सो बार मैग्नेट हैज टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। मोर ओवर उसकी इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, तो इसका मतलब इसको हमको नॉर्थ बोलना है, इसको साउथ बोलना है, सो दैट मैग्नेटिक फील्ड जस्टिफाई हो जाए। इसकी डायरेक्शन और ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग हम उसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आया तो ये दिस इज बेसिकली अवर रिंग का इक्विवेलेंट। और यहाँ से अपने को क्लियर कट पता चल जाएगा कि ये नॉर्थ पोल पास पास है, इसका मतलब लाइक चार्जेस है, इसका मतलब ये रिपेल करने वाला है। सो नीचे वाला ऊपर वाले को रिपेल करेगा। सो रिपल्शन का फोर्स एक एफ बी जरूर आएगा। कितना आएगा वो हम लोग अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, बट इतना जरूर बोल सकते हैं कि एक एफ बी ऊपर आएगा और इसका अपना वेट नीचे आएगा। सो एक्सेलरेशन विल बिकम लेसर देन द ग्रेविटी, हेंस थर्ड ऑप्शन। सो अपने को क्या करना है, जब कभी रिंग और बार मैग्नेट का कॉम्बिनेशन दे तो आप रिंग को बार से कन्वर्ट कर लो और फिर देखो कि कौन कौन से पोल्स पास पास में उनमें क्या इंटरेक्शन चल रहा है, वो अपना काम कर देगा। और भी एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल वो भी अच्छा है, एग्जाम में भी आ चुका है, तो उसके भी आंसर हम लोग यहाँ से दे सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया, मैंने दोनों तरीके से बताया। एक फंडामेंटल बेसिक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड पता करो और इनके पॉइंट चार्जेस को देखो, मैग्नेटिक चार्जेस को, और इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले रूल लगा लो, चलता है, 100% चलता है। और उसी को आप इक्विवेलेंट से भी रिप्लेस कर सकते हो। सर अगर रिंग में करंट अपोजिट सेंस में होता तो अपन बोल सकते थे कि SHM करेगा वो बार मैग्नेट। जो SHM और आगे जाने के लिए हमको आगे भी देखना पड़ेगा कि अभी मैंने केवल ऊपर का एक पिक्चर देखा है, डाउन साइड जाने के बाद कैसा एक्ट करने वाला है, और और भी पॉइंट्स इनको कंसीडर करके SHM बोलना एक बड़ा डिसीजन होगा। यस, हम अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो हम लोग देख सकते हैं कि कैसा फोर्स लगेगा जब ये अप साइड है, कैसा फोर्स लगेगा जब ये डाउन साइड है। फिर हम उन फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज यू नो SHM क्लेम करने के लिए हमको फोर्स का जानना बहुत जरूरी होता है, और ये भी जानना जरूरी होता है कि फोर्स जो है एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। विदाउट नोइंग फोर्स वी कैन नॉट क्लेम SHM। यस, वी कैन क्लेम ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशंस, वो क्लेम कर सकते हैं, बट SHM बहुत स्पेसिफिक होता है। और इनफैक्ट हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं कि एक रिंग में चार्ज था और एक पॉइंट चार्ज रखा गया था तो वो ऑसिलेशन किया था, लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो उनको देखना पड़ेगा। तो अभी आप इतना समझो, आगे आएगा तो उसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे। अगला क्वेश्चन मैं आपको बोलता, आपको ऐसा बोलेगा, एग्जाम के लिए काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, कि आपके पास 2 रिंग्स रखे हुए हैं, ऐसा पैरेलल रखे हुए हैं, और उनमें करंट्स जा रहे हैं और दोनों फ्री हैं। लेट्स से कि एक का करंट हमारा ये जा रहा है, इस तरह से दिखाया, ये I1 करंट है, और यहाँ से जाने वाला करंट I2 है, इसको अपोजिट दिखा देते हैं, अप साइड है। तो क्या ये रिंग्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे? अगर कर रहे होंगे तो व्हाट काइंड ऑफ इंटरेक्शन इट इज, वेदर दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर और रिपेलिंग ईच अदर। सो आपसे पूछेगा फाइंड द नेचर ऑफ इंटरेक्टिव फोर्स, फाइंड द नेचर ऑफ इंटरेक्शन। नेचर ऑफ इंटरेक्शन मतलब वेदर दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर और रिपेलिंग ईच अदर। आप देखोगे मैग्नेटिक्स के फील्ड को कैलकुलेट करके फोर्स निकालोगे, वहां से भी आंसर दे सकते हो। आपके पास एक दूसरा तरीका है, दोनों को बार मैग्नेट में कन्वर्ट करो
और देखो कि क्या ये अट्रैक्ट करने की कंडीशन में है या रिपेल करने की कंडीशन में है, अपने को आंसर मिल जाएगा। सो हम जब कभी रिंग्स वगैरह आएंगे तो उनको बार मैग्नेट से अपनी सुविधा के अनुसार कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, सो हाउ टू आंसर? Remember this conversion. Ring can be replaced as a bar magnet having the same directions or orientation. Orientation कैसा होना चाहिए? एक्सिस के अलॉन्ग रखने का, और इसका जो डाइपोल मोमेंट आएगा, इसका डाइपोल मोमेंट उसी तरफ जाना चाहिए। दैट मीन्स इसकी एरो की तरफ नॉर्थ जाना चाहिए। ये अपने को पता करना होता है। अब आप देखो कि फर्स्ट को अगर रिप्लेस करेंगे तो फर्स्ट का जो मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल मोमेंट, या फिर राइट हैंड से मैग्नेटिक फील्ड की बात करो तो इसका जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो इधर आएगा, फर्स्ट का डाइपोल मोमेंट। सेकंड का डाइपोल मोमेंट इधर आएगा, ये आप देख सकते हो। तो अगर ये डाइपोल मोमेंट्स हैं तो क्योंकि डाइपोल मोमेंट राइट हैंड रूल से आता है, आपको पता है, तो इसको हम ऐसा नहीं रिप्लेस कर सकते। एक बार मैग्नेट होगा और यहाँ पर एक बार मैग्नेट होगा। नो, इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल बनेगा ये, और ये साउथ पोल बनेगा। इस वाले के लिए ये नॉर्थ पोल बनेगा और ये साउथ पोल बनेगा। सो अगर हम इन दोनों को इस तरह से रिप्लेस कर पा रहे हैं तो आप देखोगे नॉर्थ और नॉर्थ पास में जो पास वाले पोल्स होते हैं वो डोमिनेशन, वो मेन इफेक्ट दे रहे होते हैं। और अगर ये मेन इफेक्ट दे रहे हैं तो आप पाओगे कि ये रिपेल करेंगे। सो विल से कि दीज रिंग्स विल बी रिपेलिंग ईच अदर। सो वी विल से रिपेल ईच अदर। अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपेल करेगा। हो सकता है आपको ये डायरेक्शन डिसाइड करने में इशू बना हो। तो यहाँ पर जब हम इस तरह से कटिंग वाला पोर्शन दिखाते हैं, इसका वो बैक साइड होता है। तो ये बैक साइड था, ये फ्रंट साइड था, फिर करंट हमने दिखाया। करंट्स को आप प्रॉपर ड्रॉ करोगे तो अपने को पता चल जाएगा। इसको आप वैसे भी याद रख सकते हो। आपको याद होगा कि हम लोगों ने दो वायर्स वाला देखा था कि अगर वायर्स सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं करंट्स को, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो रिपेल करते हैं। तो वहां से भी जस्टिफाइड होता है। कैसे कि आप इन लोगों को अगर पास पास इमेजिन करो तो ये जो ब्रांच है, ये जो ब्रांच है, एक दूसरे के ऑलमोस्ट पैरेलल नजर आएंगे। टिल्टेड हो रहे हैं लेकिन ठीक है, पैरेलल तो चल रहे हैं। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए रिपल्सिव होनी चाहिए। या फिर आप एक की मैग्नेटिक फील्ड दूसरी जगह पे निकालो, उसे आई एल क्रॉस भी करो, वहां से भी पता कर सकते हैं। बट इजीएस्ट वे टू डिसाइड इज दिस: ड्रॉ द बार मैग्नेट एंड गेट योर आंसर। समझ में आया? नॉट अट्रैक्टिव बट रिपल्सिव। सो करंट की डायरेक्शन, राइट हैंड रूल से म्यू का निकालना, फिर उसको बार मैग्नेट से रिप्लेस करना, ये सारा कुछ इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं। बार मैग्नेट के बारे में आपने देखा कि किसी पॉइंट पर हम फील्ड निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेट करते हुए। और अगर बार मैग्नेट किसी फील्ड पे रखा होता है तो आपने इक्वेशन देखा था कि एसएचएम भी करता, उसका टाइम पीरियड भी निकाला था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो फोर्स कितना लगता है, तो जिस तरह से हम लोगों ने वहां पर भी निकाला था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, उसको भी कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो ऐसा बोलेंगे कि फोर्स ऑन बार मैग्नेट इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ये किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर है तो कितना फोर्स लगने वाला है। तो अगेन एग्जैक्टली सिमिलर वे पे आप देखोगे कि अगर आपके पास एक बार मैग्नेट रखा हुआ है और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो बेसिकली ये प्लस एम चार्ज है और ये माइनस एम चार्ज है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी तो उसके हिसाब से एक डायरेक्शन फोर्स इसको लगेगा। सपोज करिए मैग्नेटिक फील्ड इधर थी फॉर द टाइम बिंग, तो अगर इधर रहा होगा तो इस पर फोर्स इधर लगेगा और इस पर फोर्स इधर लगेगा। सिंस ये नॉन यूनिफॉर्म है, इसको मतलब या नॉर्थ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अलग होगा, साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अलग होगा। इसलिए ये जो फोर्सेस है वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड के नहीं होंगे। सो ये फोर्स है पॉजिटिव चार्ज पर, ये फोर्स है नेगेटिव चार्ज पर, और दे आर नॉट कैंसिलिंग आउट ईच अदर। दे कैन कैंसिल ओनली इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट द टू लोकेशंस। सो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपका डिफरेंट हो सकता है।
इस पे लैंग्वेज पे भी ध्यान देना है। ऐसा भी हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, लेकिन बाई चांस इन्हीं दो पॉइंट पर सेम हो जाए। अगर दोनों पॉइंट पर सेम हो गया तो अपना आंसर भी सेम आ जाए, तो फिर 0 आ जाएगा। तो F प्लस पर कितना लगेगा फोर्स, तो आप बोलोगे M इंटू बी एट प्लस लोकेशन। F नेगेटिव पर कितना फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पर, तो आप बोलोगे M इंटू मैग्नेटिक फील्ड एट द नेगेटिव लोकेशन। मैग्नीट्यूड हमने अलग लिख दिया, डायरेक्शन अलग लिख दिया। सो हाउ मच द नेट फोर्स इज गोइंग टू बी, नेट फोर्स इज गोइंग टू बी F प्लस और F माइनस। Why we place the minus? Because की अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये आंसर आ रहा है M कॉमन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्लस लोकेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ माइनस लोकेशन। तो ये फोर्स होता है। तो अगर क्वेश्चन बोलता है कि क्या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट पर फोर्स डेफिनेटली लगता है, तो आप बोलोगे जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि नॉन यूनिफॉर्म हो बट ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाए। अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर हो गए तो फोर्स हमारा 0 हो सकता है, और फोर्स हमारा नॉन जीरो भी हो सकता है। तो इन जनरल नॉन जीरो रहेगा, लेकिन 0 होने के चांसेस हैं। तो डेफिनेटली नॉन जीरो होगा ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म एक जनरल वर्ड है। उसमें नॉन यूनिफॉर्म में बहुत तरह के वेरिएशंस आते हैं, और ऐसा भी वेरिएशन हो सकता है कि दोनों पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम निकल आए और बाकी सारे पॉइंट्स पर अलग अलग आ रहा हो। सो नॉट नेसेसरली 0 बट जनरली 0। अच्छा, इसको अगर आपको लिखना है कि कितना आएगा, फॉर्मूला बनाना है, तो आप इस तरह से फॉर्मूला बना सकते हो कि F की जो वैल्यू आएगी वो मैग्नेटिक डाइपोल और dB बाई dr लिख सकते हो। सो ये अपने फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है। जनरली जो मैग्नेट, अगर इसको मैग्नीट्यूड के बारे में मैग्नीट्यूड के टर्म्स से हम लोग देख रहे थे, एक माइनस लगाना पड़ता है, क्योंकि जो dB बाई dr आएगा, क्योंकि B जो होगा जनरली 1/r जैसा रहता है, आर स्क्वायर जैसा रहता है, तो एक माइनस लगा के उसके मैग्नीट्यूड को पॉजिटिव दिखा देते हैं। डायरेक्शन हम लोग अलग से डिटरमाइन करेंगे और मैग्नीट्यूड अलग से डिटरमाइन करेंगे। सो नॉन यूनिफॉर्म केस में अगर आपको फोर्स निकालना है किसी बार मैग्नेट के लिए, तो बार मैग्नेट का मोमेंट देख लो और dB बाई dr कर लो। बेसिकली कुछ ऐसा किया गया है, इसको d से डिवाइड कर दिया गया, इसको d से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो ये जो md है वो कैपिटल M बन गया, और जो d है इनके बीच का डिस्टेंस हो गया है। बहुत छोटा होगा तो उसके डिस्टेंस को हम dr जैसा कुछ लिख सकते हैं, तो उसको dr बोल दिया गया। तो बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ बोल दिया गया। सो इसको कॉपी कर लीजिए, एक क्वेश्चन इस पे भी कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नॉन जीरो फोर्स इन जनरल may also be zero। तो अगर वो स्वीपिंग स्टेटमेंट देता है तो आपको ख्याल रखना है कि 0 भी हो सकता है, नॉन जीरो होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। फोर्स के बारे में बात हो रही है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपसे ऐसा बोलेगा कि अपने पास 2 बार मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट ये रखा हुआ है और एक बार मैग्नेट आपने यहाँ पे रखा हुआ है। ये बहुत छोटे से लेंथ के होते हैं, और ये हमारा ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है। जब कभी हम लोग डिस्टेंसेस मेजर करते हैं ना, तो डिस्टेंसेस हमेशा मिड ऑफ दी डाइपोल से मेजर करते हैं, यू नो दैट। तो बार मैग्नेट के मिड से ही मेजर करेंगे। तो इसके मिड के कोऑर्डिनेट आपको दे देगा। लेट्स से ये कोऑर्डिनेट a,0 है, और लेट्स से कि ये अपना नॉर्थ पोल था और ये साउथ पोल है। इसका ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब अपने को पता करना है कि कितना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो रहा होगा इनके बीच में, वो बताना है। सो फाइंड मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन बार मैग्नेट्स। ये वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने कभी पहले किया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, कि अगर एक डाइपोल यहाँ पे रखा है, एक डाइपोल यहाँ पे रखा है, तो 2 डाइपोल्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगता है। तो ये 2 बार मैग्नेट है, यानी 2 मैग्नेटिक डाइपोल्स है, उनके बीच में कितना फोर्स लगता है, ये अपने को निकालना है।
कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बताता, और अगर आप सॉल्व कर सकते हो दैट्स अप टू यू, दैट्स गुड ऑफ कोर्स। सो सॉल्व करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप यूज कर लो। सो लेट्स से कि हम फर्स्ट की वजह से सेकंड पर फोर्स निकालना चाहते हैं, तो सेकंड का इनके ये बोलेगा कि दोनों जो बार मैग्नेट है उनकी वैल्यू m दी गई है, या फिर इसको m1 बोल लो, इसको m2 बोल लो, ये भी आपको बताएगा m1 है। अभी क्या स्टेटस है, am I audible? Can you hear? Yes, sir. Good. Yes, sir. So, okay, so it's back. चलेगा। सो एक का बार मैग्नेट का जो डाइपोल मोमेंट है वो m1 है, सेकंड का m2 है, अपने को फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालना है। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं कि फर्स्ट के बार मैग्नेट की वजह से सेकंड पर कितना फोर्स लग रहा है, और सेकंड की वजह से फर्स्ट पर व्हाटएवर यू वांट टू। सो व्हाट वी नीड टू डू, लेट मी एक्सप्लेन। अभी आपके पास एक फॉर्मूला बताया गया, उसी फॉर्मूले को आप यूज करोगे। सो फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू, इस पर निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे माइनस m2 d ऑफ 1 अपॉन dr। तो 1 की वजह से यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, और फिर उसके बाद में उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे। नाउ 1 की वजह से आप किसी भी r डिस्टेंस पे जाते हो, r डिस्टेंस पे जाते हो, तो r डिस्टेंस पे उसकी एक्सिस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है ये अपने को निकालना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि हम किसी भी डायरेक्शन में जाते हैं, जैसे हम एक्सिस पे निकाल लेंगे तो थीटा 0 आएगा, आपको पता है br b थीटा हम लोग जानते हैं। सो अपने को थीटा इक्वल टू 0 लेना है, क्योंकि हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अपने को रेडियल वाला कंपोनेंट निकालना है। आप देखोगे कि टेंजेंशियल तो वैसे भी 0 हो जाएगा, तो बनेगा ट्वाइस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, रिमेंबर द लास्ट लेक्चर, इनटू m1 डिवाइडेड बाय r क्यूब। कैसे याद किया? 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब होता है, तो cos थीटा की जगह cos 0 लिख देंगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी डायरेक्टली, क्योंकि इसका b थीटा वर्जन 0 हो जाएगा। थीटा आएगा p की जगह आप m1 लिखोगे अपॉन r क्यूब, साइन 0 बनेगा, तो ये साइन 0 0 हो जाएगा, cos 0 1 रहेगा। तो बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आएगी वो इसी डायरेक्शन में आती है। वैसे हम लोग जानते हैं बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी होती है, तो वहां से भी जस्टिफाई कर सकते हो और यहाँ से भी जस्टिफाई कर सकते हो। स्क्रीन इज फ्रीज्ड, ऐसा है क्या? सर यस। सर भाई स्क्रीन दिख नहीं रही सर, फ्रीज हो गई है। ओके, मे बी नेट डिस्टर्ब हुआ था, इस वजह से हुआ होगा। सो मैंने भी आपके चैट्स देखे, एंड वॉइस भी बहुत अनक्लियर है। ओह माय गॉड, सो गिव मी वन मोर मिनट। Well, is there any improvement in clarity of sound? And I'm refreshing the screen. Just wait a minute, things will be fine. Okay, अब आपको स्क्रीन दिख रहा होगा और प्रोबेबली साउंड भी प्रॉपर हो गया होगा। अगर ऐसा हो गया है तो हम लोग आगे बढ़े। Yeah, I just reshared the screen. I have written BR, I have written B theta.
That means radial and tangential component of magnetic field at a distance are on its axis. Any confirmation whether things are fine? Yes, sir. Okay. So थीटा 0 कैसे चूज किया ये आपको समझ में आ जाएगा. अच्छा, अब इसका मतलब b1 हमारे पास कितना होगा? b1 ये नंबर के बराबर आ जाएगा. सो अगर b1 हमारा वो नंबर है, सो इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं. ये आएगा -m2 d/dr of what? br. So it's going to be twice mu naught upon 4 pi m1 upon r cube. That's what it is going to be. इसमें r वेरिएबल है, बाकी सारा कांस्टेंट उसको बाहर निकाल सकते हो. तो ये बनेगा म्यू नॉट m1 m2 डिवाइड बाय ट्वाइस पाई विद अ माइनस साइन d/dr of what? r raised to power -3. Then after what to do? You know what to do. इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो -3 बाहर आ जाएगा, r raised to power -4 हो जाएगा. सो ये बन जाएगा 3 टाइम्स म्यू नॉट m1 m2 divided by twice pi r raised to power 4. So that's the force that is going to act there. और अगर ये फोर्स आ गया, ये तो किसी भी r डिस्टेंस पर था. अब इसका कोऑर्डिनेट कौन सा दिया गया? a,0. तो बाद में हम लोग r को किससे रिप्लेस कर देंगे? a से रिप्लेस कर देंगे. तो f की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज गोइंग टू बी 3 टाइम्स म्यू नॉट m1 m2 डिवाइड सर बाय 4 2 पाई. यस. सर फिर से फ्रीज हो गई है शायद. Yes, sir. Okay. This Wi-Fi is not working, so mobile net has to be connected. उसकी वजह से हो सकता है कि स्पीड स्लो डाउन हो. सो मैं रीशेयर करता हूँ. That might help. अभी आपको स्क्रीन में लिखा हुआ दिख रहा है फोर्स का वैल्यू. आर की वैल्यू ए सब्स्टिट्यूट की है मैंने. अगर विजिबल हो तो आप कॉपी कर लीजिए. लेट मी चेक क्या स्पीड चल रहा है इसका. नहीं विजिबल है. ओके. सो काफी ज्यादा डाउन हो गया नेट. सीम्स लाइक. Wait a minute. Switching to another. Is it working now? क्या अब आपको स्क्रीन डिस्प्ले में आ रहा है? जस्ट शेयर किया मैंने अभी. और अगर आ रहा है तो साउंड में क्या इम्प्रूवमेंट्स है? If at all things are fine, we can move ahead. Seems कि इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है. Okay, so net is an issue, serious issue. Thank God. अभी
स्क्रीन आ रहा है कोई? अभी आपको वॉइस भी आ रहा होगा और स्क्रीन भी आ जाएगा। नथिंग सर, थिंग्स विल बी ओके। सो मैं रीशेयर करता हूँ स्क्रीन को। ये फाइनल कंफर्मेशन आप दीजिए, क्या आपको स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है, साउंड प्रॉपर आ रहा है और हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। हाँ, सो वाईफाई इज बैक, सो सारा कुछ विजिबल होगा। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ जो अभी तक बोला है। बीच में मैं स्टॉप हो गया था बिकॉज ऑफ द दिस नेट इंटरप्शंस। ये एक मैग्नेटिक बार मैग्नेट था या मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हो। ये एक बार मैग्नेट था, दोनों के बीच का इंटरैक्टिव फोर्स कैलकुलेट करना था, उसके एक्सिस पे रखा हुआ है और थीटा 0 हो जाएगा तो आर और थीटा कंपोनेंट्स हम पता कर लेते हैं डायरेक्टली। फॉर्मूला होता है एक बार मैग्नेट की वैल्यू और डीवी बाई डी आर, और डीबी बी1 के लिए केवल ये सर्वाइव करेगा तो उसको यहाँ रख दिया गया। फिर आपने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया, फिर सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा। बाद में हम आर की वैल्यू को ए सब्सटीट्यूट करेंगे, क्योंकि इस बार मैग्नेट का जो लोकेशन है वो ए है। तो अगर अपने को लोकेशन पता करना होता है तो लोकेशन इज द सेंटर ऑफ द बार। कॉपी कर लीजिए। हाँ, एक दो बार एग्जाम्स में दिखा हुआ, उसने ऐसा पूछा है कि एफ का जो वैल्यू होगा वो आर की पावर एन पर डिपेंड करेगा अगर दो बार मैग्नेट इस तरह से रखे गए हैं तो। इस तरह से मतलब उनके एक्सेस जो है वो पैरेलल है। सो एन की वैल्यू बताइए। तो क्या ये, और आपको ऑप्शन देगा एन की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 और इस तरह से आपको ऑप्शन दे देगा। अब आपको समझ में आ गया कि फोर्स के लिए कौन सी पावर ले रहा होता है। फोर्स के लिए फोर्थ पावर ले रहा होता है, फोर्थ पावर। जबकि मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन सी पावर ले रहा होता है, 3 पावर ले रहा होता है बार मैग्नेट के लिए। और आपने देखा था एक वायर के लिए देखता है तो ये सिंगल पावर ले रहा होता है। एक इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सो मैग्नेटिक फील्ड में जो आर आता है डिस्टेंस, वो डिनोमिनेटर पर आता है। उसकी कितनी पावर आएगी इस बात पे डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सा अरेंजमेंट है हमारे पास। सो अगर एक इनफाइनाइट वायर है तो 1 अपॉन आर आता है, और अगर बार मैग्नेट की वजह से अपने को पता करना है तो आर क्यूब आता है। और अगर फोर्स अपने को पता करना है इस तरह के अरेंजमेंट पे तो आर रेस्ट पावर 4, इधर क्यूब आया था, इधर 4 आता है। तो आप देख सकते हो, चलेगा। सो ये बार मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और अर्थ के बार मैग्नेट के बारे में समझते हैं। अर्थ का भी एक बार मैग्नेट जैसा कुछ होता है। ये अगेन काफी थ्योरेटिकल है, लेकिन कई बार एग्जाम में आ जाता है। एक बार आपको समझ में आ गया उसका क्रक्स तो आप कोई भी आंसर आएगा तो आप देने लायक हो जाएंगे। विजुअलाइजेशन की ज्यादा जरूरत है, इसको हम लोग जियो मैग्नेटिज्म कहते हैं। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे या आपने कभी पढ़ा होगा तो आपको जियो मैग्नेटिज्म के बारे में बताया जाएगा। और इनफैक्ट ज्योग्राफी में आप ये जानते हो कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मोरोवर अर्थ किस एक्सिस के ओर रोटेट करता है। मोरोवर और भी उसके जो इंटीरियर के डिटेल्स होते हैं वो आपको बताए जाते हैं। अपने को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बट इतना जरूर बोल सकते हैं कि
अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, अगर उसको हमको समझना होगा किस तरह से बिहेव कर रही होती है, तो उसका काफी कुछ रिजेम्बलेंस है बार मैग्नेट से, काफी कुछ रिजेम्बलेंस है बार मैग्नेट से। अब ऐसा कैसे है? देखो क्या होता है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो विजुलाइज होती है, या फिर उसको एक्सपीरियंस, विजुलाइज नहीं होती, उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसको यूज किया जा सकता है। जनरल पॉइंट्स हैं, आपको मैं एक आइडिया दे देता हूँ, आपको पता भी होगा। अगर अपना ये अर्थ है ना, तो अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में एक लेयर है, उस लेयर को हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक लेयर कहते हैं, या फिर जैसे हम लोग एटमॉस्फेयर पे जाते हैं, सो इट वाज लाइक स्ट्रेटोस्फियर होता है, फिर ट्रोपोस्फियर होता है, इस तरह से कई सारे लेयरिंग होती है। एक मैग्नेटोस्फियर होता है। और आप इसके बारे में पढ़ना कभी फ्री टाइम मिले तो, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ये मैग्नेटोस्फियर होता है। ये जो मैग्नेटोस्फियर होता है ना, बेसिकली अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि पर्टिकुलरली सन से आप पाओगे कि बहुत सारा चार्ज पार्टिकल मास जो है वो डिटैच होकर के हाई स्पीड से आ रहा होता है। और अगर ये लेयर नहीं रहा होता मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटोस्फीयर का मतलब हुआ मैग्नेटिक फील्ड का एक इन्वॉल्प है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड का इन्वॉल्प है वो अर्थ को प्रोटेक्ट करके रखता है। इन केस ये एब्सेंट होता तो अर्थ पर लाइफ होना मुश्किल हो जाता। व्हाई? बिकॉज हाईली चार्ज्ड, हाई एनर्जेटिक, हाई टेम्परेचर के जो पार्टिकल्स होते हैं सन से, वो स्पेस पे मूव करते रहते हैं और अर्थ की तरफ आते हैं। सो ये मैग्नेटोस्फीयर क्या करता है, इन चार्ज पार्टिकल को डेविएट करता है मैग्नेटिक फील्ड से, तो इस तरह से डेविएट करके उनको बाहर कर देता है। सो इसके इनसाइड की जितनी भी स्टोरी है, जो भी स्टफ है, वो सेफ रहता है। अच्छा, ये जो मैग्नेटोस्फीयर क्रिएट हुआ, ये कहाँ से क्रिएट हुआ, इसका ओरिजिन क्या है? तो ये जो मैग्नेटोस्फीयर है वो अर्थ ने ही क्रिएट किया, अर्थ की वो मैग्नेटिक फील्ड है। जब हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड को विजुलाइज किया गया, तो देखा गया कि उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बार मैग्नेट से मैच करती है। इनफैक्ट साइंटिस्ट लोग पहले भी इसको ऐसा मानते रहे कि अर्थ के इनसाइड में कोई बड़ा सा बार मैग्नेट छुपा हुआ है, और जब उनको अर्थ का इंटीरियर नहीं पता था, सो दे विजुलाइज और दे हैड अ कंसेप्शन लाइक कि एक अर्थ के अंदर एक बड़ा सा बार मैग्नेट फंसा हुआ है, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और वो बार मैग्नेट कुछ ऐसा इंक्लाइंड है। उसका जो इंक्लिनेशन है, ये जो एक्सिस होती है जिसके अबाउट ये रोटेट करता है, इसको हम ज्योग्राफिकल एक्सिस बोलते हैं। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो अपने लिए काम के हैं, वैसे स्टोरी बहुत ज्यादा है। सो यहाँ पर ये जो पॉइंट कट करता है, इसको हम नॉर्थ पोल बोलेंगे, और इसको हम बोलेंगे ये साउथ पोल होता है। ये अर्थ के पोल्स हैं, ये बार मैग्नेट के नहीं। अर्थ का नॉर्थ पोल होता है, अर्थ का साउथ पोल होता है, और इसलिए इसको हम लोग NG से लिखना स्टार्ट कर देंगे, G फॉर जियोग्राफिकली। ये जियोग्राफिकली है। ये जो बार मैग्नेट है, या फिर बार मैग्नेट जैसा मैग्नेटिक फील्ड हमको जो देता है, अगर वो होता जो साइंटिस्ट लोगों ने पहले इमेजिनेशन में रखा था, तो उसकी एक्सिस इसकी एक्सिस से इंक्लाइंड होती है बाय सर्टेन एंगल, कुछ 11 डिग्रीज के आसपास होता है। सो यहाँ पर जो कट करता है, इस पोल को भी हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, लेकिन ये नॉर्थ कौन सा होता है? नॉर्थ मैग्नेटिक का होता है, और ये साउथ होगा, साउथ मैग्नेटिक का हो गया। सो नॉर्थ पोल अर्थ पर मिलेगा, एक लोकेशन मिलेगी जहां पर बार मैग्नेट की एक्सिस रहेगी, और इसकी जो फील्ड लाइंस होती हैं, फील्ड लाइंस आप देखोगे तो फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होते हैं कि बार मैग्नेट की फील्ड लाइन हम एक बार रिकॉल करते हैं कि हम लोगों ने बार मैग्नेट की जो फील्ड लाइंस लिखी थी, सिमिलर फैशन में इसकी फील्ड लाइंस को हम लोग देखते हैं। इसकी फील्ड लाइंस को एक्सपेरिमेंटली देखा गया, और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ये क्लेम किया गया कि हो सकता है उसके इनसाइड में बार मैग्नेट फंसा हो। जब इंटीरियर पता चला तो अपने को ये पता चला कि यहाँ पे बार मैग्नेट नहीं है, बेसिकली यहाँ पर कुछ और ही स्टोरीज चल रही हैं। सो इसकी जो फील्ड लाइंस को अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो हम लोगों ने कुछ ऐसा देखा था, अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से बाहर आते हैं, साउथ से अंदर की तरफ आते हैं, इस तरह से चल रहे होते हैं, इस तरह से चल रहे होते हैं,
एंड देन यू हैड आइडिया कि ये क्लोज्ड होते हैं एंड ऑल दैट. सो अगर ये बार मैग्नेट होगा तो, और हम लोग जानते हैं कि जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, अगर मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह से जा रहे होते हैं. तो यहाँ से इस तरह से बाहर आ रहे होते हैं और फिर यहाँ से इस तरह पर इधर जा रहे होते हैं, just like this case. So from here this will be moving like this, from here this will be going like this, from here it will be going like this. ये फील्ड लाइन मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है. नॉर्थ से साउथ जाएगा ना. हाँ, तो नॉर्थ से बार मैग्नेट के नॉर्थ से बार मैग्नेट के साउथ की तरफ जाता है. तो इसका मतलब बार मैग्नेट का नॉर्थ कहाँ पर होगा? इसका मतलब बार मैग्नेट का जो नॉर्थ होगा वो यहाँ पर होगा. दैट इज नॉर्थ ऑफ बार मैग्नेट एंड दिस इज साउथ ऑफ बार मैग्नेट. So this is what the prediction was made, or theory was made based on the observations कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं. उनको देख करके ये बताया गया कि अर्थ के अंदर जो बार मैग्नेट होगा उसका नॉर्थ कैसा होगा, उसका साउथ कैसा होगा. मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुनने का. आपने देखा होगा मैग्नेटिक नीडल होता है, कैंपस नीडल. उसको अगर आपने देखा होगा कि पहले लोग उसको बहुत यूज करते थे टू डिसाइड कि कौन सी डायरेक्शन पे हमको जाना है, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर एंड ऑल दैट. सो वो जो मैग्नेटिक नीडल होता है वो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता है और बेसिकली नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ उसका टिप जाता है. हम लोग अर्थ के सरफेस पर उसको देख करके नॉर्थ डायरेक्शन बता देते हैं. इसका मतलब हुआ कि जहां पर वो डायरेक्शन बता रहा होता है सरफेस पर, उसका टेंजेंट नॉर्थ की तरफ जा रहा होता है. इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर पाए जाते हैं, लेट से यहाँ पर पाए जाते हैं ये, सो यहाँ पर अगर आप नीडल को रखोगे तो नीडल का ये जो है नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करेगा. आप अगर यहाँ पर हैं तो वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करेगा. नॉर्थ हमारा इधर है. इसका मतलब है जो अर्थ पर नॉर्थ पोल है मैग्नेटिज्म का, वो यहाँ पर है. और इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से चल रही हैं, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी हैं. कुछ फील्ड लाइंस को ड्रॉ किए ब्लैक कलर से. सो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से अपने को पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस ऐसी बनने वाली हैं. और अगर ऐसी डायरेक्शन का कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, अगर बार मैग्नेट करता है, तो उसका साउथ पोल यहाँ पर होना चाहिए, नॉर्थ पोल यहाँ पर होना चाहिए. सो साइंटिस्ट हैज इमेजिन्ड कि यहाँ पर एक बड़ा सा डाइपोल है और बार मैग्नेट है, उसका साउथ पोल नॉर्थ की डायरेक्शन में है और नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ की डायरेक्शन में है, सो दैट हमको जो रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो मिल रहा है. तो ये कंसेप्शंस के साथ स्टोरी आगे बढ़ी. बाद में इसका जस्टिफिकेशन आया. जस्टिफिकेशन जब अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चला तो ये आइडिया लगा कि कोई बार मैग्नेट नहीं है, क्योंकि आपने भी ज्योग्राफी में पढ़ा होगा या फ्यूचर में पढ़ेंगे कि अर्थ जो है वो स्फीयर्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है. इनसाइड में एक छोटा स्फीयर, बड़ा स्फीयर, बड़ा स्फीयर है, उस तरह से उसके जोन्स हैं. और अगर मैं उसको शॉर्ट में ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह का है. एक इनर कोर होता है, फिर एक आउटर कोर होगा, फिर उसके बाद में एक मैंटल होती है और बाद में क्रस्ट होती है. ये अर्थ के लेयरिंग है. हम लोग जो पाए जाते हैं ये क्रस्ट के ऊपर पाए जाते हैं. क्रस्ट दो तरह का रहेगा. एक ये जो टेरेस्ट्रियल रहेगा जिसमें ये रहता है, दूसरा वाटर रहेगा. तो सरफेस पे या तो लैंड पाया जाता है या फिर वाटर पाया जाता है. सो वो क्रस्ट का पार्ट है. सो दिस इज कॉल्ड क्रस्ट. ये अपने को याद नहीं रखना है. आपने पढ़ा होगा तो आपको जरूर याद आ जाएगा, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हो. हाँ, ये जरूर याद रखो कि ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये इनर कोर है, ये आउटर कोर है. सो वन इज कॉल्ड इनर कोर. आपको पता होगा ये इनर कोर किस स्टेट पे पाया जाता है या उसका किस फेज पर है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है. सेकंड के बारे में पता होना चाहिए, ये आउटर कोर जो है वो किस फेज पे पाया जाता है. तो जब आप अर्थ के इनसाइड पे जाते हो, कभी आप अर्थ पे डिग करते चले जाओ, तो आपको पता चलेगा उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, सीवियरली बढ़ता है. अंदर जाने पे प्रेशर बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है, सब कुछ बढ़ता है. सो जो इनर मोस्ट कोर होता है दैट इज इन सॉलिड स्टेट. ये मोस्टली आयरन और निकल का बना होता है. फिर जब हम लोग आउटर कोर के बारे में बात करते हैं तो आउटर जो कोर होता है वो सॉलिड नहीं होता है, वो मोल्टन स्टेट पे होता है.
यानी लिक्विड पर होता है, और ये भी आयरन और निकल का बना होता है मोस्टली। सो अर्थ जब रोटेट कर रहा होता है, सो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर ये रोटेट करेगा तो इसके रोटेशन से आप पाओगे कि ये जो आयंस होते हैं, एक तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ये आयनाइज हो जाते हैं। जो आयंस होते हैं वो चर्न कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं। तो जब कभी इलेक्ट्रॉन्स या आयंस चार्ज पार्टिकल्स रोटेट करना स्टार्ट करते हैं तो वो करंट कैरिंग लूप बन जाते हैं। तो बेसिकली करंट कैरिंग लूप बन जाते हैं बहुत सारे, और सिंस ये करंट कैरिंग लूप बन जाते हैं तो इनकी वजह से जो मैग्नेटिक डायपोल्स बनते हैं तो एक इफेक्टिवली मैग्नेटिक फील्ड बन क्रिएट हो जाता है। तो ये जो बार मैग्नेट है वो बेसिकली बहुत सारे सर्कुलेशन ऑफ चार्जेस की वजह से टिल्टेड क्यों है, उसकी वजह से है क्योंकि ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं मोल्टेन हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से लिक्विड नहीं है। सो इंटीरियर स्ट्रक्चर की वजह से जो इफेक्टिव फील्ड आती है वो इस तरह के बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट आती है। सो लेटर ऑन ये एक्सप्लेन किया गया कि ये जो बार मैग्नेट है वो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है करंट कैरिंग लूप्स का, जो हम लोगों ने फ्रंट पेज पे पहले स्टार्टिंग में देखा था। ये करंट कैरिंग लूप को हम बार मैग्नेट से रिप्लेस कर सकते हैं। सो वहां से फिर ये जस्टिफाइड हो गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो हमको दिखता है वो बार मैग्नेट जैसा ही है। क्यों? क्योंकि करंट कैरिंग लूप से वो बार मैग्नेट बनता है। ये इसके इनसाइड की स्टोरी है, और डिटेल में आप पढ़ सकते हो। अपने लिए क्या काम का है? अपने लिए ये काम का है कि अगर अपने को अर्थ के किसी भी लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो अपने को क्या क्या जरूरत पड़ने वाली, कौन कौन से पैरामीटर जरूरत पड़ने वाली है, और उनको किस तरह से डिफाइन करेंगे, किस तरह से यूज करेंगे, उसी को हम बोलेंगे जियो मैग्नेटिज्म। नाउ सिंस टाइम इज टाइम कंप्लीट होने वाला है, तो मैं आपको उन एलिमेंट्स के नाम दे देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा, और उनके एक्सप्लेनेशन के लिए आपको 3D विजुअलाइजेशन पड़ेगा। तो एक बार आप पढ़ के आओगे तो आपको जमेगा। सो अर्थ के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको कुछ एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो उसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो एलिमेंट्स होते हैं, 3 एलिमेंट्स के बारे में लोग बात करेंगे, और ये तीनों एलिमेंट्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली उनका अंडरस्टैंडिंग कि वो कैसे क्रिएट होते हैं, उनकी क्या क्या मीनिंग है। पहला जो रहेगा दैट विल बी नोन एज डिक्लिनेशन। आपसे एग्जाम में इनके बारे में पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिक्लिनेशन, हाउ मच डिक्लिनेशन इज। सेकेंड आएगा इंक्लिनेशन, इसको हम लोग डिप भी बुलाते हैं। और तीसरा एलिमेंट जिसकी हमको जरूरत पड़ती है दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अगर अपने को ये 3 एलिमेंट्स पता हो तो हम किसी भी पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं अर्थ की, विथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जनरली इस डिक्लिनेशन को हम लोग थीटा से इंडिकेट करेंगे, इस डिप को या इंक्लिनेशन को डेल से इंडिकेट करेंगे, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को बी एच से करेंगे। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एच का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन 3 एलिमेंट्स को यूज करके हम बता सकते हैं कि किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा बिकॉज ऑफ अर्थ। और उसके बेसिस पर जब कभी हमको जरूरत पड़ेगी तो उसको यूज करने वाले हैं। आगे देखेंगे कि हमारे पास जिस तरह से करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, सिमिलरली मैग्नेटिज्म में भी कुछ मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स में हमको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट अर्थ पे करेंगे, कोई भी एक्सपेरिमेंट अर्थ पे करेंगे, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नेचुरली उसको अफेक्ट करेगा। तो अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एग्जिस्ट करता है तो उसको काउंट करने का, जैसे ग्रेविटी फोर्स हमेशा एग्जिस्ट करता है तो हम ग्रेविटेशन को जी को हमेशा काउंट करते हैं, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी हमेशा एग्जिस्ट करता है तो उसका भी फोर्स हमको हर एक वायर पे काउंट करना चाहिए। बट एक्चुअली होता क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आता है, नॉर्मली ये जो बी एच आएगा या मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो बहुत कम आता है, इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं। बट अगर कभी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो उसको काउंट करना पड़ता है, बिकॉज it makes difference in many cases. So this will be studied in the next lecture. आज इसको कंप्लीट करने का था बट बिकॉज ऑफ इंटरप्शंस और थोड़ा सा लेट स्टार्ट होने की वजह से नहीं हुआ। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे और मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे।
कोई Sir, डाउट और क्वेश्चन हो तो क्विकली आप पूछ सकते हो. यस. sir, can you show the third slide for a while? Third from the starting, right? This one. Yes. Okay, sir. Thank you. So okay. That's all for the day. Tomorrow we will consider this again. उसके लिए आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए जियोमैग्नेटिज्म के बारे में फ्रॉम नोट्स और फ्रॉम बुक्स, पर्टिकुलरली एनसीईआरटी या फिर ऐसी बुक से, एस सी वर्मा की बुक से. ओके, थैंक यू देन.